सच्चीवाद परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अजय चतुर्वेदी का नमस्कार। मित्रों, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की जो श्रृंखला मैंने शुरू की थी, उस कड़ी में आज हम आपको रूबरू कराएंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, कोरोना विशेषज्ञ और जीन्स के मामले में शोध करने वाले प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे से। वो बताएंगे कि कोरोना का स्ट्रक्चर क्या है, कोरोना क्या है और पोस्ट कोरोना की जो जटिलताएं हाल के दिनों में सामने दिखाई दे रही हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है। तो हम ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आपको सीधे मिलवाते हैं प्रोफेसर चौबे साहब से, लेकिन आपसे विनती ज़रूर करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं सीधे प्रोफेसर चौबे से। हाँ सर, पहले अपना आप परिचय दे देंगे ज़रा। जी, मेरा नाम ज्ञानेश्वर चौबे है। मैं बीएचयू के जूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। जी, सर आपसे ये जानना चाह रहा था कि चूँकि कोरोना काल में जब कोरोना पीक पर था, तब कोरोना के दूसरी लहर के बाद भी पोस्ट कोरोना और अभी रिसेंटली भी लगातार आप लोग इस पर काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन बीच में आपने एक वार्निंग भी दी थी कि जो वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद भी इम्यूनिटी लगातार लोगों की गिर रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि हाल के दिनों में जो स्थितियां पैदा हुई हैं, जो देखने में आ रहा है कि लगातार लोग जो पोस्ट कोरोना पेशेंट्स हैं, वो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ कर के आ रहे हैं और तमाम छोटी से लेकर के बड़ी बीमारियां तक जो है वो उनको घेर रही हैं और डेथ भी हो रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये देखिए, हमको पहले तो ये समझना है कि ये वायरस हमारे लिए नया था। ठीक है, जैसे हम पैदा होते हैं, उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस के टच में आते हैं और फिर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा हो जाती है हमारे अंदर, और एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है जो हमारे मेमोरी सेल्स में चली जाती है। फिर कभी फ्यूचर में उस पैथोजन का हमारे ऊपर अटैक होता है तो वो तुरंत एंटीबॉडी बन के उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ये सामान्य जो हमारा इम्यून सिस्टम है वैसे ही काम करता है। लेकिन अब ये वायरस, क्योंकि ज़ूनोटिक वायरस है, एकाएक ये किसी एनिमल से निकल करके ह्यूमन में आया, तो जिन लोगों की एज ज़्यादा है, जिन लोगों की एज जैसे अगर 30-40 साल के ऊपर है, तो उनके लिए वायरस एकदम नया है। जो लोग डेवलप कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि भले ही बच्चे बहुत सारे इन्फेक्ट हुए और बच्चों के लिए वैक्सीन बहुत देर से आई, लेकिन बच्चों में जो फर्टिलिटी थी, जो डेथ रेट थी, वो बहुत ही मिनिमम थी। एक आध बच्चा ही जो है वो एक्सपायर किया, वो भी उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन था तभी ऐसा। ये तो बच्चों के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और पोस्ट कोविड में भी आप इसी तरीके का रिजल्ट देख रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा एज के हैं, 40 साल के हैं या उसके ऊपर के हैं, उन लोगों को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रही है दैन की लोअर एज वालों को। तो एक चीज़ ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इस वायरस को समझने में काफ़ी समय लगाया, लेकिन उसको समझने के लिए हमको बहुत सारे नुकसान हो गए। जैसे अभी ये और भी समय के साथ हमको और पता लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हम लोगों को क्लियरली दिख रही हैं कि बहुत सारे लोगों का जो हार्ट है वो इन्फ्लेम करेगा। तो वो अपना सामान्य काम तो रेगुलरली कर रहे हैं, उसमें उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो कोई विगरस काम कर दे रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर दे रहे हैं, तो वो इन्फ्लेम हार्ट प्रॉब्लम कर रहा है और उसके वजह से क्या हो रहा है कि उनका हार्ट अटैक हो जा रहा है या उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ जा रही है। तो ये एक तो बहुत नई डिजीज़ है हमारे लिए। ये ऐसा नहीं कि हमारे खाली लंग्स को असर की है, ये पूरे बॉडी में जब वायरस फैला है तो पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन आया है। वो किडनी में भी आ सकता है, हार्ट में भी आ सकता है, लंग्स में भी आ सकता है, और वो हमारे जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं डाल रहे, लेकिन अगर हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमको हैम्पर कर रहा है और हमारी जो रेगुलर साइकिल है उसको रोक रहा है।
अभी हम लोगों ने न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हम लोग, क्योंकि हम लोग का प्लान था कि पोस्ट कोविड में भी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, और बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत कर रहे थे कि उनको भूलने की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई कोविड के बाद से। तो हम लोगों ने रिक्रूट करना शुरू किया है बहुत सारे मरीजों को। और लेकिन एक चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि ऐसा नहीं कि सारे लोगों को, जितने लोग कोविड से निकल के ठीक हो गए, सभी लोगों को कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है, उसमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको कॉम्प्लिकेशन आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको हमें समझना कि क्यों कुछ ही लोगों को जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ रही। क्या उनका जेनेटिक फैक्टर इस तरीके का था जो कहीं ना कहीं हिट कर गया और फिर वो वेट कर रहा है किसी और शॉक के लिए, और वो शॉक लगते ही वो जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी या उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अभी भी समझने में समय लगेगा। लेकिन एक तो है ये कि एक तो और सबसे बड़ी चीज़ कि जो हमारा मोरल बूस्टअप है वो बहुत डाउन हो गया। कोविड आने के पहले अगर हम देखें कि हम लोगों को बुखार होता था तो हम लोग 2-4 दिन इधर उधर घूमे, पैरासीटामोल खाए, ठीक हो गया। लेकिन अब किसी को बुखार होता है तो बहुत सीरियस अपने आप को समझने लगता है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो हमारा जो मेंटल इंस्टेबिलिटी है, हम स्टेबल नहीं है मेंटली, मेंटल इंस्टेबिलिटी भी साइकोलॉजिकली हम लोग को और सिक कर रही है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो आज के डेट में, जैसे बहुत लोग ये बोलते हैं कि कोविड आने के बाद हम जो है वो हेल्थ के लिए ज़्यादा सजग हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है इसका उल्टा हुआ। बहुत ज़्यादा सजग होने के चक्कर में हम ओवर कॉशस हो रहे हैं और वो हमारे साथ और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली भी हमको वो इसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, साइकोलॉजिकली जो है वो, क्योंकि आदमी बहुत अनस्टेबल हो चुका है। उसको 2 साल का जो ये टाइम पीरियड था, और अगर इंडियंस की बात करें तो भाई यूरोपियंस वो होते हैं जो रेगुलर एक दूसरे से मिलना जुलना उनका कम होता है, लेकिन हमारे लिए एक दूसरे से मिलना जुलना, अगर हम 1-2 दिन न मिलें या हमारे यहाँ 1-2 दिन धूप न निकले तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। और इस लॉकडाउन में तो ऐसा हुआ कि महीनों तक हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए। तो एक प्रेशर जो आदमी के मेंटल पे था कि अगर हमको कोविड हो गया तो हम बचेंगे कि ज़िंदा रहेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी। सर अभी जैसा कि सुनने में आया है, जो अभी आपने जिक्र किया कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिल करके आप लोगों ने एक रिसर्च शुरू किया था, उसके बारे में पीछे बातचीत भी हुई थी। ये पता चला है कि कोई जीन्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि कार्डियक अटैक के लिए ज़्यादा मुफीद हैं। जी, वो तो एक दूसरा ही जीन है जो कि भारत के लगभग 4.5% लोगों में, तो लगभग 4.5 करोड़ पॉपुलेशन के पास वो जीन है, और उनकी वो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी 7 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है एक नॉर्मल आदमी से अगर हम कंपेयर करें तो। इसको MYBPC3 जीन बोलते हैं। लगभग 30,000 साल पहले भारत में ही ये जीन ओरिजिनेट हुआ था, मतलब ये म्यूटेशन जीन में, और कुछ साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ जहाँ भारतीय लोग गए उन लोगों में भी फैला। लेकिन और अगर यूरोपियन की बात करें, अमेरिकन की बात करें, तो वहाँ नगण्य है। खाली जो भारतवंशी जो वहाँ जाके रह रहे हैं माइग्रेट करके, उन्हीं लोगों में ये पाया जाता है। लेकिन इस जीन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि हमको कोई प्रॉब्लम है, और एकाएक 40 से 45 साल की एज के बीच में हार्ट अटैक आता है। और चूँकि होता क्या है कि जो हमारा जेनेटिक सिस्टम है वो क्या करता है कि जो ख़राब डिजीज़ प्रोड्यूस करने वाले जीन हैं उनको हमारे शरीर से निकालता रहता है, उनको हर एक जनरेशन में उनकी फ्रीक्वेंसी कम करता है। इस जीन के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि ये 40 से 45 साल के एज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो आदमी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है। तो जनरली हमारे यहाँ शादियाँ 25 से 30 साल में हो जाती है, बच्चे भी पैदा 40 साल के पहले ही हमारे बच्चे जितने पैदा होते हैं हो जाते हैं। तो इस वजह से शायद इस जीन की फ्रीक्वेंसी वो कम नहीं हो रही है। अभी भी बहुत सारे लोग रिस्क पर हैं, और इसके लिए एक बहुत सिंपल 10 रुपये का टेस्ट है जो कि आदमी बहुत आसानी से कर सकता है। और मुझे लगता है अगर हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में इंटरेस्टेड हो तो वो इसको पूरे मतलब पूरे पॉपुलेशन में करा सकती है, और बहुत इजीली हम रेक्टिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन रिस्क पे है और इसको जो है केयरफुल रहना पड़ेगा। सर ये जो जीन्स पाए जा रहे हैं ये पर्टिकुलर किसी एरिया में है या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी मिल सकते हैं? वर्ल्ड की बात तो नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में है। और कुछ पॉपुलेशन है, जैसे कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि केरला में है, उनमें ये बहुत हाई है। लेकिन अंडमान के अगर ट्राइब्स की बात करें उनमें नहीं है। तो ऐसा ये है कि अदरवाइज जो मेनलैंड इंडिया है वहाँ हर एक पॉपुलेशन के अंदर है, हर किसी में 2%, किसी में 3%, किसी में 6%,
लेकिन ट्राइबल्स में ये ज़्यादा है देन की कास्ट पॉपुलेशन। जी जी। अच्छा सर, ये तो जो चीज़ें आई हैं अभी, आप लोगों ने रिसेंट जो एक रिसर्च किया है कि आफ्टर वैक्सीनेशन भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या वैक्सीनेशन जो हुआ है वो भी क्या कारक कहीं 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 आप लोगों को लगता है कि कारक बन सकता है या बन रहा है? देखिए, इस पर बहुत व्यापक शोध की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है हमारी एक बार इन्फेक्ट हो चुकी है और वो वैक्सीनेट भी हो चुकी है। तो अब हमको ऐसे लोग खोजने पड़ेंगे जो कि खाली वैक्सीनेटेड हों, कभी इन्फेक्ट ना हुए हों और उनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तभी जा कर के हम कुछ इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा काम है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत समय लगने वाला है इसके बारे में कुछ जानने के लिए। जी जी। ताज़ा वर्तमान स्थिति में किस तरह से क्या सजेस्ट करेंगे पब्लिक को कि वो किस तरह से अपने आप को डेवलप करे फिजिकली मेंटली, कि वो जो अभी आपने बताया कि जो एक साइको जी, प्रेशर प्रेशर है वो उससे उभर सकें, क्योंकि अगर ये साइको प्रेशर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है तो उससे बचना भी और बचाना भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आम धारणा ये बनती चली जा रही है। अभी जैसे कि जो हास्य अभिनेता हमारे राजू श्रीवास्तव की डेथ हुई, राजू श्रीवास्तव की डेथ के बाद से पब्लिक के बीच में एक फिर से नया भय का माहौल बना है। उससे वो कहाँ तक सही है और उस अगर ऐसा नहीं है तो उससे किस तरह से उभर सकते हैं? जी, इसमें हम देखिए 2-3 चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं इस जवाब में, क्योंकि पहले ये जानना जरूरी है कि जिस वायरस से हम लड़ रहे हैं वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसमें इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम आज के डेट में देखें तो अब डेल्टा वेरिएंट कहीं रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, जो भी है सब ओमिक्रॉन है और उसके सब वेरिएंट्स हैं। ओमिक्रॉन के बहुत सारे छोटे छोटे सब वेरिएंट्स पैदा हो गए जो वर्ल्ड में अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो पहली चीज़ की जो वैक्सीन हेजिटेंसी है हमारे यहाँ, अगर इंडिया की बात करें तभी रिसेंटली हम लोगों ने रिपोर्ट किया कि लगभग 15% लोग हैं, मतलब हर 7वां व्यक्ति ऐसा है जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है। तो ये लोग समाज के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर ये लोग को वायरस पकड़ा, इन्हीं लोगों में सर्कुलेट करता रहेगा और सर्कुलेट करने के दौरान हो सकता है कि ऐसा भी वेरिएंट आ जाए जो कि वैक्सीन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे, जो वैक्सीन के लिए भी रेजिस्टेंट हो। तो एक फिर से हमारे लिए जिस लड़ाई को हम इतने समय बाद किसी तरीके से जीते हैं, वो लड़ाई फिर से हम वही जीरो पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ग्राउंड जीरो पे, और फिर से हमें एक नए वैक्सीन की डिज़ाइन करनी पड़ेगी और सारी समस्याएं फिर से शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए ऐसे लोगों को जो है, अगर वो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं तो वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि अब देखिए, वायरस ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में बहुत कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो टाइम के साथ बहुत तेज़ी से इवॉल्व करता है और ये वायरस हाईली इन्फेक्टिव है। इसका बस एक ही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये बहुत इन्फेक्टिव वायरस है। ये इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसा तो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा और फिर अगले ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, और यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें म्यूटेशन होगा। और भाई रैंडम म्यूटेशन तो रैंडम होता है, लेकिन उसी रैंडम में कुछ उसको फ़ायदेमंद म्यूटेशन मिल जाता है जो नेचर सपोर्ट कर देता है, और इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो हमें ये भी समझना है कि इस वायरस को हमको ग्राउंड नहीं देना है, इस वायरस से हमें बच के रहना है। और भले ही हम इन्फेक्ट हो गए हों, इन्फेक्ट होकर के ठीक हो गए हों और हमारे पास बहुत हाई एंटीबॉडी हो, लेकिन जो है हम लोग दोबारा इन्फेक्शन अगर हम ना लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ 4th टाइम इन्फेक्शन में आदमी की डेथ हो गई है, क्योंकि बार बार जो है वो हमारा शरीर, एक तो हमारे लिए वायरस नया है, बार बार ये हमको हिट करेगा तो हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस हमारी बढ़ जाए। तो एक तो हमें जो थोड़े बहुत रूल रेगुलेशंस जो है उसको हम अभी भी अपने लाइफ में मेंटेन करके चलें। दूसरी चीज़, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनको हम लोग प्रेरित करें कि वो कम से कम वैक्सीन लगवा लें। और तीसरी चीज़ कि जो आज के डेट में विगरस एक्सरसाइजेज हैं उसको करने से, जैसा कि आपने बोला कि राजू श्रीवास्तव जी के साथ ऐसा हो गया, तो हमें एक
अपना नॉर्मल चेकअप डॉक्टर से कराना वो भी फ़ायदेमंद रहेगा। कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कोविड से हॉस्पिटल जा चुका है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके बॉडी में, हार्ट में या किसी और वाइटल आर्गन में इन्फ्लेमेशन हो, वो इजीली चेक हो सकता है किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के, और वो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही विग्रस एक्सरसाइज करें। और नॉर्मली जो एक्सरसाइज कर रहे हैं रोज़ कपालभाति या इस तरीके की, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारे हार्ट को प्रेशर नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो एक तो रेगुलर मेडिटेशन, योगा, ये तो हर व्यक्ति करे, ज़्यादा बेहतर है। और सोसाइटी में हम लोग बहुत घुल मिल के रहें, एक दूसरे के साथ उठे बैठे खाएं पिएँ, जितने भी हमारे सेलिब्रेशंस हैं उसको मनाएं, तो उससे हमारे अंदर क्या होगा, एक नई ऊर्जा का संचार होगा और धीरे धीरे फिर ये निगेटिविटी हमारे दिमाग से निकलेगी। जी, मतलब आपके कहने का है कि हम 2 साल पहले या 2020 के पहले जिस तरह से हम अपने आप को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद सडन जो वायरस आया और हम लोगों के मन, दिलो दिमाग में वो बैठ गया, और 2 साल तक जो है वो लॉकडाउन और तमाम सारी वो चीज़ें हुई, उसके चलते जो डर भरा है, उस डर को निकालने की ज़रूरत है। साथ साथ जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, उन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें हमें छोड़ना नहीं है, और लगातार हमको एक्सपर्ट एडवाइस लेते रहना है, अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहना है। हैं? ओके सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने इस पर अपना विचार दिया हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद।